हेलो बच्चों। पिछली वीडियो में हम लोगों ने फ्रूट के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ लिया था और उसके बाद हमने डाइकोट सीड भी पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ये मोनोकोट सीड क्या होता है। तो आज का आपका टॉपिक है बच्चों मोनोकोट सीड। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आपने लास्ट पढ़ा था कि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड ज्यादातर आपको किसमें देखने के लिए मिल जाते हैं, डाइकोट प्लांट्स के अंदर। वहां पर एक एक्सेप्शन आपने पढ़ा था, वो एक्सेप्शन हमारा क्या था, कैस्टर। कैस्टर ऑयल जिससे बनता है ना, वो वाला पेड़। तो उसके सीड, भले ही वो डाइकोट प्लांट है लेकिन उसके सीड आपके कैसे होते थे, एंडोस्पर्मिक सीड होते थे। ज्यादातर जो डाइकोट प्लांट होते हैं उनके नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, जैसे पी और आपके जो है बाकी के ग्रैम। अब आज आपका टॉपिक है ये एंडोस्पर्मिक नेचर रखते हैं कौन, जितने भी मोनोकॉट सीड होते हैं। बट जैसे वहां कैस्टर एक क्या था एक्सेप्शन, ऐसे यहाँ एक और एक्सेप्शन आपको मिल जाता है, दैट इज ऑर्किड। ऑर्किड भले ही मोनोकॉट है बट इसके सीड नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। इसमें पूरा एंडोस्पर्म जो है कंज्यूम हो चुका होता है, किसके द्वारा, जाइगोट के द्वारा। तो एंडोस्पर्मिक नेचर, मुझे उम्मीद है एंडोस्पर्मिक सीड का एंडोस्पर्मिक नेचर आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिया गया है। ये एक्चुअल में मेज जो होता है ना, मेज का जो सीड है एक्चुअल में उसका एक सेक्शन है। ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाते हैं, होम एग्जाम में फेवरेट क्वेश्चन बनता ही है टीचर्स का। तो इसको हम इन डिटेल एक बार पढ़ लेते हैं, थोड़ा जूम इन करके आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या क्या स्ट्रक्चर आपको यहाँ बताई गई है, क्या क्या पढ़ाया गया है। देखिएगा एनसीईआरटी का डायग्राम है आपका। यहाँ पर इसका ये मैक्सिमम हिस्सा आपको जो देखने को मिल रहा है दैट इज एंडोस्पर्म। एक्चुअल में ज्यादा होता ही मोनोकॉट सीड में एंडोस्पर्म है, नरिशमेंट के लिए, इसीलिए न्यूट्रिटिव होते हैं इसके सीड, इसीलिए अनाज के तौर पर खाए जाते हैं। बाहर सीड कोट, फ्रूट वॉल फ्यूज रहती है इसके साथ। और ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये इतना जो हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है दैट इज स्क्यूटेलम। ये स्क्यूटेलम एक्चुअल में जैसे वहां पर डाइकोटिलिडन्स थे, ये यहाँ मोनोकॉट सीड में मोनोकोटिलिडन होता है। अब इसमें सिंगल ही होता है, ये इसको अलग से नाम दिया गया है स्क्यूटेलम। अब ये वाला हिस्सा आपका कौन है, दिस इज एम्ब्रियो। अब बच्चों हम खाली इस एम्ब्रियो की ही बात कर लेते हैं। आप लोगों ने पहले भी एम्ब्रियो के अंदर पढ़ा हुआ है कि आप लोगों को एक तो एम्ब्रियोनल एक्सिस के अंदर, दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस, तो यहाँ पर एक तो आपको ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा मिल जाता है दैट इज प्ल्यूम्यूल। आपको पता है इससे क्या बनती है प्ल्यूम्यूल से, जब सीड जर्मिनेट करता है तो इससे शूट बनती है, पहले भी डिस्कस कर रखा है हमने। और ये नीचे वाला ये वाला जो हिस्सा है ये आपका बन जाता है रेडिकल। और रेडिकल जो है आफ्टर जर्मिनेशन ग्रो करता है किसके अंदर, रूट के अंदर। बस यहाँ पर एक चेंज आपको देखने को मिलेगा इसके एम्ब्रियो के अंदर कि ये जो है ना कवर्ड रहता है, यहाँ पर ये कवर्ड रहता है प्ल्यूम्यूल, और इस कवरिंग का नाम होता है कोलियोप्टाइल। तो वो कवरिंग इस मोनोकॉट एम्ब्रियो के अंदर, जिसमें प्ल्यूम्यूल क्या रहता है, जिससे कवर्ड रहता है, उसको कोलियोप्टाइल कहते हैं। और जिससे ये रेडिकल कवर्ड रहता है, ये वाला, ये वाली कवरिंग कोलियोराइजा कहलाती है। तो आपको ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर याद रखने हैं। अब एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये एक बार एग्जाम के अंदर आई हुई है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थी, तो इसलिए मैं बता दूं आपको, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये सेल्यूलर हिस्सा है, ये एक स्पेशल कवरिंग है। और आप देख सकते हैं कवरिंग सिर्फ और सिर्फ किसके चारों तरफ हो रखी है, एंडोस्पर्म के चारों तरफ। इस कवरिंग को, इस लेयर को कहते हैं एल्यूरोन लेयर। तो इसके फंक्शन अगर कोई पूछ ले तो दो फंक्शन है। पहला तो ये कवर करती है किसको, एंडोस्पर्म को, पहली चीज हो गई। और दूसरा अगर कोई पूछ ले तो ये ऐसे एंजाइम बनाती है ये लेयर, जो एंडोस्पर्म के ऊपर काम करते हैं और उसको डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं फॉर एम्ब्रियो। क्योंकि आपको पता है कि एम्ब्रियो जो है किससे नरिशमेंट लेता है, एंडोस्पर्म से। तो इसलिए इसका डाइजेशन का काम उन एंजाइम से होता है जो कौन बनाती है, एल्यूरोन लेयर बनाती है। तो यहाँ तक आप लोग जो है आपका जो है मोनोकॉट के एम्ब्रियो का और पूरे सीड का ही एक तरह से हमने क्या कर लिया है, डिस्कशन कर लिया है। इसको जरूर पढ़ लेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपकी आ जाती है इसके अंदर। एक्चुअल में बॉटनी के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं, सभी प्लांट्स की कुछ क्या बनाई गई हैं, कुछ फैमिलीज होती हैं, अलग अलग फैमिलीज में उनको बांटा गया है। क्लासिफिकेशन सिस्टम जब आपने पढ़ा था तो उसमें फैमिली जो है हायरार्की में फैमिली शब्द भी आपने पढ़ा होगा। तो प्लांट्स की फैमिली की अगर मैं बात करूं आपके इस चैप्टर में, आपकी बुक में 11th लेवल पर आपको एक ही फैमिली एनसीईआरटी में दी गई है, दैट इज सोलेनेसी।
ये एक्चुअल में किन की फैमिली है, कौन कौन से प्लांट्स इसके अंदर पढ़ने को मिलते हैं आपको। तो इसके अंदर आपको जो है टोमेटो, आपको पोटैटो, है ना, आपको इसके अंदर और क्या मिलता है बच्चों, चिली इसी का मेंबर है, चिली इसी के अंदर आ जाएगा। और एक ब्रिंजल आपका जो है मेंबर है, बैंगन इसी के अंदर आ जाता है। तो ये सोलेनेसी फैमिली को हमको पढ़ना है। अच्छा, किसी भी फैमिली को जब डिस्क्राइब किया जाता है एनसीईआरटी को और बॉटनी के अंदर, उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, टेक्निकल डिस्क्रिप्शन उसका दिया जाता है, ये याद रखेंगे आप। टेक्निकल डिस्क्रिप्शन होता है किसी भी फैमिली का डिस्क्रिप्शन। और एक्चुअल में ये जो टेक्निकल डिस्क्रिप्शन है पूरी फैमिली का नहीं, बल्कि उसके मेनली जो है फ्लावर का होता है, फ्लावर का टेक्निकल डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, तो उस फैमिली का ही कंसिडर कर लिया जाता है उसको टेक्निकल डिस्क्रिप्शन। ये दो तरह से होता है, दो चीजें होती हैं इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मैं बताता हूँ आपको वो दो चीजें। जी, यहाँ पर आप लोग देखिएगा एक बार, तो कौन कौन सी वो दो चीजें हैं। फ्लावर को टेक्निकली जब हम डिस्क्राइब करते हैं, फ्लावर्स टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, टेक्निकल डिस्क्रिप्शन दो चीजों से होगा। एक होता है आपका फ्लोरल फॉर्मूला और दूसरा होता है आपका फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल फॉर्मूला अगर आपको समझना है, अगर आपको पढ़ना है, तो एक्चुअल में जितने भी फ्लावर के पार्ट्स होते हैं, जो उसके वर्ड्स होते हैं, उन सभी फ्लावर के वर्ड्स को आपको जो पढ़ाया जाता है वो एक्चुअल में कुछ सिंबल्स के बेस पर पढ़ाया जाता है। उसके लिए कुछ सिंबल्स डिसाइड किए गए हैं बॉटनिस्ट जो है उन लोगों ने। तो वो सिंबल्स अगर आपने याद कर लिए तो आपके लिए इजी पड़ जाता है कि आप किसको पढ़ लें, फिर टेक्निकल डिस्क्रिप्शन को पढ़ लें किसी भी फ्लावर के। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले एक सेकेंड बच्चों, जी, सबसे पहले आप ये वाला पोर्शन देख लीजिए, यहाँ पर कौन कौन से डिस्क्रिप्शन आपको दिए गए हैं। तो अगर किसी भी जो टेक्निकल डिस्क्रिप्शन के लिए हम फ्लोरल फॉर्मूला जो लिख रहे हैं किसी फ्लावर का, अगर उसमें बी आर लिखते हैं तो उसका मतलब होता है ब्रैक्टिएट फ्लावर। एक फ्लावर जो होता है वो आपको पता है अपनी फ्लोरल एक्सिस से क्या रहता है, अटैच रहता है थैलेमस के द्वारा, ठीक है। ये फ्लावर है और ये इस फ्लोरल एक्सिस से क्या है, अटैच है। तो कभी कभी यहाँ पर ना ये पत्ती के जैसी कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम ब्रैक्ट बुलाते हैं। तो अगर ये ब्रैक्ट मौजूद है तो तब हम उसको ब्रैक्टिएट फ्लावर कहेंगे, और अगर ये ब्रैक्ट मौजूद नहीं है तो बच्चों तब हम उसको ई ब्रैक्टिएट कहेंगे। ई ब्रैक्टिएट के लिए हम ई बी आर टर्म यूज करते हैं। नेक्स्ट के फॉर होता है कैलिक्स। तो ये वाला जो हिस्सा होता है ना, जो ग्रीन वाला जो हिस्सा नहीं है, ये थैलेमस के साथ फ्लोरल बड को जो क्या करता है अपने साथ, कैसा रखता है, सेफ रखता है फ्लोरल बड को, बड स्टेज में जो फ्लावर को सेफ रखता है उसको कैलिक्स बुलाते हैं। पढ़ा रखा है मैंने सब कुछ आपको। सेपल्स का ग्रुप होता है ये कैलिक्स, तो उसको के से डिस्क्राइब करते हैं। कोरोला यानी कि पेटल्स का ग्रुप, उसको हम सी से लिखते हैं। अगर हम मैं बात करूं पेरियंथ की, पेरियंथ आपने नहीं सुना होगा। कभी कभी जो कैलिक्स होता है और जो कोरोला होता है, ये दोनों ना अलग अलग नहीं होते, आपस में क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं, फ्यूज होते हैं। तो तब उस कंडीशन में हम उस स्ट्रक्चर को पेरियंथ बुलाते हैं। और अलग यूनिट को ना तो हम सेपल कहते हैं ना हम पेटल कहते हैं, बल्कि अलग ही नाम देते हैं, टेपल्स। तो P4 होता है पेरियंथ। इसके बाद A4 एंडोएशियम यानी स्टेमन के ग्रुप को शो करते हैं। फिर G4 होता है गायनोएशियम, गायनोएशियम के ग्रुप यानी कार्पेल के ग्रुप को शो करते हैं। अगर ये ब्रैकेट लगा हुआ है तो ये फ्यूजन को दर्शाता है। फ्यूजन माने किसी भी चीज का फ्यूजन जो जुड़े हुए हों आपस में। जैसे एग्जांपल के लिए गैमा पेटल्स के लिए यूज हो सकता है, जब पेटल्स जो है आपके कैसे होते हैं, फ्यूज कंडीशन में। सिन कार्पस, जब कार्पल आपकी सिन यानी कि मैंने पढ़ा रखा है आपको, यानी कि जुड़ी हुई कंडीशन है, फ्यूज कंडीशन में होती है, तो इनको दर्शाने के लिए हम क्या ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट आपके जो सिंबल्स हैं, जी बच्चों, अगर आपको ये वाला सिंबल नजर आ रहा है, अगर ये वाला सिंबल आप लिखते हैं तो इसका मतलब आप फ्लावर की एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री को बता रहे हैं, यानी रेडियल सिमेट्री को बता रहे हैं। अगर आप ये परसेंटेज वाला साइन लगाते हैं तो आप फ्लावर की जाइगोमॉर्फिक यानी कि बायलैटरल सिमेट्री को बता रहे हैं। अगर आप ये वाला साइन लगा दें तो इसमें एरो मेल के लिए होता है और ये जो नीचे प्लस है वो फीमेल के लिए, तो बाइसेक्सुअल यानी कि दोनों सेक्स ऑर्गन से एक ही फ्लावर पर हैं, तो आप बाइसेक्सुअल फ्लावर को बता रहे हैं। अगर आप अलग से या तो एरो वाला साइन लिखते हैं या प्लस वाला, तो आप यूनिसेक्सुअल मेल या यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर के बारे में बता रहे होते हैं। अगर आप जी लिखते हो, अब जी का मतलब मैंने पहले आपको बता दिया था, यहाँ पर गायनेशियम के लिए लिखते हैं। अब दो चीजें हैं, अगर इसके नीचे बार लगाते हैं तो ये सुपीरियर ओवरी को दर्शाता है, मतलब कि सारे फ्लोरल पार्ट उसके नीचे से अराइज हो रहे हैं, ओवरी सुपीरियर है। और अगर आप ये ऊपर में जी के ऊपर में एक बार लगाते हैं,
ये देखिएगा, ये लगी हुई है यहाँ पर। तो अगर आप जी के ऊपर में बार लगाते हैं तो इंफीरियर ओवरी शो कर रहे हैं। अगर आप सी के ऊपर ऐसे आर्क बनाते हैं, ये इन्होंने बार बनाया, ये मतलब जो मैंने सिंबल में ढूंढ रहा था मुझे नहीं मिला ठीक से। तो अगर ये इस तरह का सिंबल है, आर्क बनी हुई है, तो इसका मतलब जो आपके एंड्रोएशियम है, एंड्रोएशियम वो किससे जुड़े हुए हैं? कोरोला यानी कि आपके पेटल से जुड़े हुए हैं, यानी एडहेशन शो कर रहा है, ये जुड़ना शो कर रहा है कि इसका एंड्रोएशियम का कोरोला के साथ। इस कंडीशन को हम एपिपेटलस, एपी मतलब ऊपर, पेटल मतलब पेटल के, एपिपेटलस कंडीशन कहते हैं। अच्छा, क्या चीज पेटल के ऊपर होती है? स्टेमन्स। कौन होते हैं पेटल के ऊपर? स्टेमन्स होते हैं। स्टेमन के ग्रुप को क्या बुलाते हैं? स्टेमन के ग्रुप को ही हम जो है एडोरेशन बुलाते हैं। तो ये आपका सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन के लिए ये याद करने बहुत जरूरी है। और क्लास ओपन होती है, जैसे हम ऑफलाइन पढ़ाएंगे, यहाँ पे स्कूल ओपन होती, मैं आप लोगों के फॉर्मूले जरूर से आपकी कॉपी के अंदर देखूंगा बने हुए, और मुझे लर्न भी कराने हैं आपको, तो एक बार इनको जरूर लर्न करके आए, पढ़ के आए आप लोग। तो मिलते हैं बच्चों फिर जब भी स्कूल ओपन होंगे, तब तक के लिए आप ये सारा काम जो है यहाँ तक का काम कंप्लीट कर लेंगे। बाकी हमारे पास जो रह जाता है वो है सोलेनेसी फैमिली के बारे में डिटेल में पढ़ना। बस ये काम हमारा रह गया है, इसका फ्लोरल डायग्राम रह गया है, फ्लोरल डायग्राम। वीडियोस में ज्यादा लंबी नहीं बना रहा हूँ, आप लोग देखते नहीं हो इस वजह से, अदरवाइज आपका जो है ये काम अभी भी हो सकता था, मैं पढ़ा सकता था आपको आगे, कि मेरे पास जो है फैबेसी के पास सोलेनेसी फैमिली, फैबेसी आपके सिलेबस में नहीं है, तो सोलेनेसी फैमिली मुझे पढ़ाई थी, ये फ्लोरल डायग्राम है उसका। आप चाहें तो इसके नोट्स के लिए आप इसके स्क्रीनशॉट रख सकते हैं अपने पास, फिर हम लोग क्लासरूम में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ नाइस डे।